हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी। ईसीजी बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईसीजी। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ईसीजी। ईसीजी 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 क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई रिकॉर्डिंग हमको मिला, इस तरह का कोई रिकॉर्डिंग हमको मिला। ये क्या है? ये एक रिकॉर्डिंग है। क्या है? रिकॉर्डिंग है। ये जो पिक उठा हुआ है ऊपर की ओर, इसको हम बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं हम टी। तो ये जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से ये ग्राफ लिया, इस रिकॉर्डिंग लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर उल्टा बात है। जो मशीन से लिया जाता है, जो ये रिप्रेजेंट रिकॉर्डिंग है, इसे ग्राम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन से ये लिया जाता है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर आप लोग यहाँ पर सोचिएगा कि ये तो ग्राफ रिप्रेजेंट है और तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राफ होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या सोचना है कि ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे बोलते हैं, नॉट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये किसका नाम है? ये उस मशीन का नाम है जिस मशीन से ये रिकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं ईसीजी, वो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। कौन सा ईसीजी पढ़ते हैं? तो स्टैंडर्ड ईसीजी। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है? हम 3 लीड्स का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति हार्ट का डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे बोलते हैं ईसीजी कराइए। ईसीजी कराने के लिए उसको 3 लीड का यूज करते हैं। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स का यूज करता है। एक को 1 लीड्स यूज इन लेफ्ट रिस्ट और एक लीड का यूज करता है फिर राइट रिस्ट और एक लीड का यूज करता है लेफ्ट एंकल। एंकल क्या होता है? एड़ी। आप लोग जानते होंगे एंकल क्या होता है? एड़ी होता है। तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो ईसीजी कराता है तो वो 3 लीड का यूज करता है। एक क्या करता है? वो लेफ्ट क्या कहते हैं रिस्ट पे, और एक राइट रिस्ट पे, और एक जो है क्या कहते हैं बाएं पैर की एड़ी में एक जो है लीड्स लगाता है। और वो उस तरह से ये इसका जो है रिकॉर्डिंग लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी होता है। हम लोग जो ईसीजी पढ़ते हैं वो कौन सा ईसीजी पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी का 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट्स, और इसमें 5 वेव्स होता है। 5 वेव्स होता है जिसको हम पी, क्यू, आर, एस और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन सा होते हैं? तो पहला देखते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं पी वेव। सेकेंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और थर्ड पार्ट जो है और लास्ट पार्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टी वेव। उसे क्या बोलते हैं हम? टी वेव। जैसे कि ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये पी वेव जो दिखाई दे रहा है आपको को, ये हुआ फर्स्ट पार्ट।
QRS ये हुआ सेकेंड पार्ट, और ये जो T जो है ये आपको थर्ड पार्ट हुआ। टी वेव क्या हुआ? थर्ड पार्ट हुआ। जितने भी पार्ट है सब किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक करके सबका फंक्शन देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, तो एक एक करके सब पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था पी वेव। पी वेव का क्या फंक्शन है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर इसी को हम आगे लिख सकते हैं सिस्टोल ऑफ एट्रिया, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं पी वेव का क्या क्या फंक्शन है। इसका काम क्या है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर उसी को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या सिस्टोल। सिस्टोल वर्ड जहां भी लगा हो उसका अर्थ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल वर्ड जहां भी लगा हो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है रिलैक्सेशन। जहां भी आपको सिस्टोल वर्ड दिख जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और जहां पर डायस्टोल वर्ड दिखाई दिए तो वो क्या होगा? क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। तो पी वेव, अगर पी वेव में कहा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो इसका भी आंसर पी वेव करेंगे, या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए आप लोगों को कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, तो उसमें से आपको ऑप्शन क्या चुनना है? पी वेव। क्या चुनना है? पी वेव। तो पी वेव का कितना हुआ? ये अलग अलग इनका नाम है और ये इनका फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की ओर। तो सेकेंड पार्ट फिर देखना है। सेकेंड पार्ट में क्या था? QRS कॉम्प्लेक्स। क्या था? QRS कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? तो ये है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या है? डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जहां भी सिस्टोल लगा हो उसका क्या अर्थ होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो या इसी को हम फिर लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या लिख सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये रहा QRS कॉम्प्लेक्स। और ये QRS कॉम्प्लेक्स में 4 टाइप का कुल सवाल बनते हैं। सवाल यहाँ से क्या बनेंगे? सवाल ये बनेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो QRS कॉम्प्लेक्स लगेंगे, या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोल दिया तो वहां पर हम पी वेव लिखेंगे, नो कि QRS कॉम्प्लेक्स। तो चलिए आगे थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट मैंने आपको क्या बताया? टी वेव। क्या बताया? टी वेव। टी वेव का क्या वर्क है? इसका है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, मैंने क्या बताया कि डायस्टोल जहां लगा हो उसका क्या अर्थ होता है? रिलैक्सेशन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो टी वेव का कुल ये फंक्शन हुआ।
टी वेव क्या करता है। इसमें किस तरह का सवाल है, इसमें भी सेम उसी तरह से, अगर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स पूछे तो टी वेव लगाना है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया पूछे तो पी वेव लगाना है, या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स पूछे तो उसमें क्या QRS कॉम्प्लेक्स हमको यूज करना है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। और जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि मैंने पी वेव भी बता दिया आप लोगों को, QRS कॉम्प्लेक्स भी बता दिया और टी वेव भी बता दिया। ये तीनों आपका ECG का पार्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसका और एक और चीज देखते हैं, हार्ट बीट पर मिनट। किसी व्यक्ति का हमको हार्ट बीट मिल गया 1 मिनट का, माना कि वो 75 है, ठीक है। तो इसमें क्या हमको सवाल पूछ देगा, अगर सवाल यहाँ पर पूछ देगा कार्डियक साइकिल पर मिनट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे 75। अगर यहाँ पर पूछ दिया कि QRS नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स कितना होगा, तब क्या बोलेंगे, तब भी हम यही बोलेंगे कि 75 ही होगा। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स भी 75 ही होगा, कार्डियक साइकिल पर मिनट कितना होगा 75 ही होगा, और हार्ट बीट पर मिनट कितना होगा वो भी 75 ही होगा, वो भी कितना होगा 75 ही होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि हार्ट बीट इन अ मिनट, 1 मिनट में हार्ट बीट जो है इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल इन अ मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन अ मिनट। तो आप लोगों को समझ आ गया यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट बीट जो होगा, जितना किसी व्यक्ति का हार्ट बीट अगर आपको दिया हुआ हो 72, तो उसका कार्डियक साइकिल भी 72 होगा। और ड्यूरेशन, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है 0.8 होता है। कितना होता है 0.8 होता है। तो डेट्स ऑल, मैंने यहाँ ECG समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, ओके।